पीपीटी विजिबल है सबको, प्लीज कंफर्म कर दीजिए एक बार। जी विजिबल है। थैंक यू सो मच। ओके। ठीक है, शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार। मेरा नाम हेमेंद्र नेगी और द पहाड़ी एग्रीकल्चर द्वारा पहाड़ी कृषि संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह हमारा टेक्निकल सेशन है। इसमें मुख्य हमारा जो विषय है, बेसिकली जो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो कीट और फसल सुरक्षा के जो उपाय हैं, कीट प्रबंधन के उपाय हैं, उस पर डॉक्टर सचिन कुमार जी हमारे साथ हैं, जो मुख्य रूप से कृषि विज्ञान केंद्र रानी चौरी से हैं। वो वहाँ पे विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं, एसएमएस, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। और डॉक्टर सचिन सर से हम लोग बहुत कुछ आज सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। और उनका जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, वो एक एंटोमोलॉजिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट हैं। तो बेसिकली हमारे पहाड़ों में या और भी जगहों पे जहाँ पे भी प्राकृतिक खेती की बात होती है, तो वहाँ पे कैसे हम लोग बेसिकली अपनी फसल सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ये अमूमन किसानों के प्रश्न होते हैं, ये सभी के प्रश्न होते हैं कि भाई प्राकृतिक खेती के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे हमारे फसलों में रोग ना लगे, हमारे फसलों में कीड़े ना आए। तो उसके लिए क्या प्रबंधन करने हैं, उस पर डॉक्टर सचिन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप शुरू कर सकते हैं सर। और हमारे साथ हमारी को होस्ट हैं डॉक्टर पूजा काला। अगर कोई भी टेक्निकल इश्यू होता है तो पूजा जी आप थोड़ा इस सेशन को वे फॉरवर्ड कीजिएगा। हाँ, मैं कर दूंगी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सचिन सर। थैंक यू हिमेंद्र। आप स्टार्ट कर सकते हैं जी। हाँ, थैंक यू हिमेंद्र। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो आपने जो सराहनीय कदम उठाया ना, हिल हिल के लिए, कि फार्मरों को एक मंच पे आने का मौका मिल रहा है, एक ही जगह पे उनको नॉलेज मिल जा रही है, हम लोग भी आपके माध्यम से उनसे संवाद कर पा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये एक बड़ा कदम है हिल के लिए। थैंक प्लेन यू में सो मच तो सर। नेटवर्क भी है, सब कुछ इश्यू है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। और मैं अभी इससे भी लैपटॉप से भी कनेक्ट हो गया हूँ। जी जी। तो सबसे पहले, जैसे मैं कीट वैज्ञानिक हूँ, तो सबसे पहले मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। आपने मुझे इस मंच पे आए, आप मुझे इनवाइट किया, और जो मेरे किसान भाई बहन हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको सुनने के लिए धन्यवाद। तो बात करते हैं, जैसे मैं कीट वैज्ञानिक हूँ, तो कीट होता क्या है। सबसे पहले तो किसान इसी चीज में आ, हमेशा कंफ्यूज रहता है कि कीट हो क्या, जो भी दिख जाए वो कीट। ऐसा नहीं है मेरे किसान भाई बहनों, कीटों में भी बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। सबसे पहले कीट होता क्या है, अगर हम अपनी सिंपल भाषा में बताएं, तो जो जीव क्लास इंसेक्टा से या कीट वर्ग से संबंध रखता हो उसको कीट कहते हैं। अब आप बोलोगे साहब, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जो कीट है उसका तो कोई इस तरह का डेफिनेशन बताया नहीं। तो कीट के लिए स्पेशली एक इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे इसका जो शरीर होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, फिर पंख होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि अ, कीट से हम कैसे कैसे आगे करेंगे। लेकिन कीट के बारे में जानना ये जरूरी है कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो ये सिर्फ एक ही चीज समझते हैं कि जो जिसको हम ग्रब बोलते हैं, सुंडी बोलते हैं, उसी को वो कीट मान लेते हैं। उनको मौत के बारे में नहीं पता, उनको बीटल्स के बारे में नहीं पता, वीवल्स के बारे में नहीं पता। तो ये चीजें थोड़ा सा आपका ध्यान को मैं खींचना चाहूंगा कि कीट से सिर्फ तात्पर्य ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हम ग्रब देख लेते हैं, इसकी एक अवस्था देख लेते हैं, वो कीट है। अब आती है कीट से अगर हम बचाव करें तो कैसे, पहला पॉइंट पॉइंट है, अगर हम इंसेक्ट की बात करें, पेस्ट की बात करें, या वर्टिब्रेट पेस्ट की बात करें। वर्टिब्रेट पेस्ट से मतलब है जंगली जानवर से मेरा मतलब है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टाइम टू टाइम निगरानी करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि खेत की स्काउटिंग मैंने खेत की जांच के लिए लिखा है। अब आप कहेंगे कि इसमें मैं नया क्या बता रहा हूँ। नया कुछ नहीं है, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें अपने फार्मर्स के साथ जोड़नी है।
क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले से भी बोला जाता था कि सुबह सुबह अपने खेतों पे जाके विजिट करना चाहिए। तो वो विजिट क्यों करना चाहिए? वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि सुबह सुबह जो हम देखते हैं, वो जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, जो फसलों को जो फसलों में नुकसान पहुंचाते हैं, वो सुबह सुबह में पौधों के ऊपर बैठे हुए मिलेंगे, बिफोर सनशाइन, सूरज निकलने से पहले। तो एक ये करना चाहिए। फिर एक एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस है कि जिसमें तो क्या और कहीं करना नहीं है, जुगाड़ एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस या पर्यावरण कृषि पर्यावरण विश्लेषण में क्या देखते हैं कि कभी कभी हमारे जो कुछ इंसेक्ट होते हैं या कुछ कीट होते हैं, जो वो बहुत संख्या में एक साथ बढ़ जाते हैं। तो क्यों बढ़ते हैं कि उसका वातावरण पे और उसकी दशा, जो इकोलॉजिकल है, इन्वायरमेंटल है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है उस पर। एंड देन फिरोमेन ट्रैप। फिरोमेन ट्रैप से मीन्स यहाँ मैं किसी को कंट्रोल या पकड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि फिरोमेन ट्रैप के थ्रू भी हम उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कितने किस किस तरह का इंसेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड चेंज कर दीजिए। अब आते हैं, कीट भी बताया, तरीका बताया, सबसे बड़ी जो मेजर बात है कि हम उसको कंट्रोल क्यों करें या कब करें। सबसे बड़ी बात है कि हम उसको कंट्रोल क्यों और कब करें। तो बहुत से किसान हमारे भाई, किसान भाई बहन ये नहीं जानते कि जैसे इनको कोई भी कीड़ा दिखाई दिया, वाइडली सॉरी टू डिस्टर्ब इन बिटवीन। देवेंद्र सिंह नयाल, आप प्लीज अपना माइक म्यूट करके रखिए, बीच में डिस्टरबेंस हो रही है। देवेंद्र सिंह नयाल, तो आप प्लीज म्यूट करके रखें। किसान भाई को भी जैसे ही थोड़ा सा भी कीट दिखाई दिया, तो वो फौरन क्या करते हैं, अपना किसी के बताया हुआ जो भी दवाई बताते हैं या कोई भी दवाई रखा हुआ हो, वो ले आया, उसको घोला। किस अमाउंट में घोलना है, कैसे करना है, उसे कोई मतलब नहीं है, वो सीधा सीधा आके स्प्रे कर दे रहा है। स्प्रे का अमाउंट भी नहीं है। तो आपको तो सिर्फ ये दिखा कि कीट आ गया, उठा के हमने स्प्रे कर दिया और हमारा बचाव हो गया। लेकिन ये तरीका भी सफिशिएंट नहीं है जब तक आपको उसका पता ना लगे। तो आर्थिक क्षति स्तर क्या होता है? आर्थिक क्षति स्तर में हम खेत से कुछ पौधे ले लेंगे, 20 से 30 पौधे की ले लेंगे, उन पे हम निगरानी करेंगे कि कितना इस पे कीट नुकसान पहुंचा रहा है, ना कि हमें कीट दिखाई दे और हमने उठा के उसको कंट्रोल करने के लिए चले गए। तो सबसे पहले हमें आर्थिक क्षति से मीन्स ये है कि हमने कोई फसल लगाई, वो सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। कोई फसल लगाई और फसल लगाने के बाद उस पे कीट आया और कोई कीट इतनी क्षति पहुंचा रहा है कि हमें आर्थिक क्षति होने लगा। आर्थिक क्षति मीन्स हमें कंट्रोल की तरफ जाना पड़े। कंट्रोल मीन्स एक्स्ट्रा आय की तरफ जाना पड़े या हमारा व्यय ज्यादा हो जाए, तब हम उसे बोलेंगे आर्थिक हानि। और जब हमें आर्थिक हानि होने लगेगी, तब हम उसको दवाई का यूज करेंगे उस पे, या अपने जो रोकथाम है उसकी तरफ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को आर्थिक क्षति समझ में आ गया होगा कि निगरानी बहुत जरूरी है, फर्स्ट कंपोनेंट है इस चीज का। और हम पौधों पे उसको एनालाइज करते हैं बार बार कि कितना आ रहा है, और जब हमें लगे कि वो हमें आर्थिक क्षति से ऊपर हानि पहुंचा रहा है, तो हम उसको इनिशियल कंट्रोल करेंगे। मैम आगे स्लाइड करिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने कुछ आर्थिक क्षति दिखाई दी लिखी है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आर्थिक क्षति कैसे निकालते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं हैरी कैटरपिलर की, जो मेनली मक्का में आता है, माश में, मूंग में, राजमा में आता है। इसमें जब हमें 8 अंडों का समूह प्रति 10 वर्ग मीटर प्रति 100 मीटर लाइन में मिले, तब हम क्या करेंगे? तब हम इसे आर्थिक क्षति मानेंगे। या फिर जो फली छेदक है, जो चना, टमाटर और मटर में आता है, इसमें 2 से 3 अंडे प्रति टहनी मिलने लगे, या एक सुंडी प्रति फूल आने पर प्रति पौधा मिले, तब हम उसे बोलेंगे ईटीएल। यानी इतनी अगर उस मात्रा में आ गया है, तब हमें उसके कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मैंने तना छेदक भिंडी के लिए भी लिखा है कि जब खेत में 10% ग्रसित पौधे हो जाए या 10 सुंडी प्रति 20 पौधों में मिले, तब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। किसकी? रोकथाम की। किससे? इंसेक्ट से या कीट से। क्यों? क्योंकि वो ईटीएल लेवल क्रॉस करने वाला है।
मैम स्लाइड आगे कर दीजिए। ऐसे ही सफेद मक्खी के लिए लिखा है टेला, हम इसे एफिड भी बोलते हैं, चेपा भी बोलते हैं, माहू भी बोलते हैं। जब ये 40 से 50% ग्रसित कर दे पौधों को, या 50 से 60, 10 सेंटीमीटर जो पौधे की शूट होती है, सेंटर शूट, उस पे आ जाए, जो बीच में सिर्फ कली होती है उस पे अगर 50 से 60 ये आ जाते हैं, तब हमें रोकथाम की जरूरत पड़ेगी। ना कि हमें खेत में थोड़े से दिखाई दिए, एक दो दिखाई दिए और हमने उठा के स्प्रे करना स्टार्ट कर दिया। मैम आगे बढ़ा दीजिए। अब हम केमिकल ट्रीटमेंट पे पहले चले जाते हैं। अब हमें पता ही नहीं कि हम रोकथाम के बेसिक जो हमारे जरूरत वाले हैं, या जिसको हम व्यवहारिक तरीके से भी बोल सकते हैं, वो हम मेथड भी अपना सकते हैं। जैसे हम किसी कीट को नियंत्रण करने की बात करें, तो उसमें कम से कम 3 या 4 स्टेप हैं, तब हम जाके केमिकल की तरफ जाएंगे। और अगर मेरे साथ बात करेंगे, तो मैं केमिकल को बिल्कुल ही अवॉइड करूंगा, क्योंकि हमारे पास इतने तरीके हैं कीट को रोकने के लिए कि हमें केमिकल तक जाना ही ना पड़े। तो सबसे पहले जो हमारा कंट्रोल आता है, वो आता है कल्चर कंट्रोल। कल्चर कंट्रोल में क्या है, जो हम बेसिक कृषक क्रियाएं अपनाते हैं, जो बहुत फसल की बुआई से फसल की कटाई तक जो हम कृषि क्रियाएं करते हैं, उनका हम उपयोग करें, जो हमारे पूर्वजों से चले आ रही है। तो इससे होता क्या है, इससे होता है क्या कि किसान जो कीट है, हम उसको प्राथमिक रूप में ही, या प्राथमिक स्टेज पे ही, अवस्था पे ही उसको कंट्रोल कर लेंगे। मैम स्लाइड आगे बढ़ा दीजिए। देखिए इसमें फैला है फसल अवशेषों को हटाना और मेड़ों को साफ रखना। सबसे पहला कंपोनेंट है। अगर हमारे पास फसल अवशेष रहेंगे, या खेतों मेड़ों पे खरपतवार खड़े रहेंगे, तो कीट कहाँ छिपेगा? उनकी या तो जड़ों में छिप जाएगा, या फिर उनके ऊपर जाके निवास करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि खाने की और रहने की उसकी जो जरूरत है, वो उससे पूरी हो जा रही है। जैसे ही हम उसमें फसल लगाएंगे खेत में, तो वो उधर से खरपतवार से इधर शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी, कुछ कीड़े, इंसेक्ट जो कीड़े होते हैं या कीट होते हैं, वो अपने अंडे कहाँ पे देते हैं? भूमि के अंदर। और हमने उसकी गहरी जुताई नहीं की, तो वो अंडे ऊपर नहीं आ पाएंगे। जब सूर्य के प्रकाश में नहीं आएंगे, तो वो क्या होगा, वो हमारी धीरे धीरे अपने आप को बड़ा करके हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे ही अगर हम रोग के बाद रोग के इसमें जाते हैं, तो रोग में क्या होगा? रोग के केस में जो माइसीलियम है, जिसको हम कवक तंतु बोलते हैं, कवक जाल बोलते हैं, वो कहाँ हो जाएगा? पौधे की जड़ों के पास इकट्ठा हो जाएगा। और जब वो जड़ों के पास हो जाएगा, और हमने उसकी गहरी जुताई की नहीं, क्योंकि इस पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं लगा, तो वो धीरे धीरे हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। तीसरा है मृदा परीक्षण। मृदा परीक्षण से क्या तात्पर्य है? मृदा परीक्षण से सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि जब हम अपनी फसलों को लगाते हैं खेत में, तो लगाने के साथ ही उसमें हम यूरिया, जिसको हम सफेद खाद, काली खाद ये बोलते हैं, डालना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? ताकि हमें तो बस ये पता है, हम ये डालेंगे और पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। तो जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि इसमें वास्तविकता में है किस चीज की कमी, तब तक हम कैसे उसका उपचार करोगे आप? सपोज दैट, एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ। आप खाना खाने बैठे, आपके खाने में नमक नहीं है, आपने मसाला डाल दिया, मिर्च डाल दी, फिर से भून दिया, और फिर खाना बैठोगे तो तब भी कमी दिखेगी, क्योंकि जो उसकी चीज थी, नमक था, वो उसको नहीं मिला। ऐसे ही जो मृदा है, मृदा में पोषक तत्व होते हैं। तो पोषक तत्व के लिए जब तक आप उसकी जांच नहीं करोगे कि किस चीज की इसमें कमी है, और आप उसको पूरा नहीं करोगे, तब तक वो उत्पादन नहीं देगी। बहुत सीधा सीधा सा उदाहरण है कि जब तक कोई भी चीज आपको, खांसी हो जाए, खांसी होने पे आप बुखार की दवाई खाते रहे, तो मे भी 19-20 का अंतर पड़े, लेकिन आपकी खांसी ठीक नहीं होगी। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको मृदा परीक्षण करके उसके जो पोषक तत्व हैं, उसके बारे में जानकारी, और जिस पोषक तत्व की कमी है, आपको वही पोषक तत्व उसको प्रदान करना पड़ेगा। ठीक है? इसके बाद नंबर आता है, हमने मृदा परीक्षण भी कर लिया,
गहरी जुताई करके खेत भी तैयार कर लिया, हम उसमें किस्म कौन सी बोए? सबसे पहले कोशिश कीजिएगा पहाड़ी क्षेत्रों में कि जो रोग होते हैं उससे प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। अगर हम रोग प्रतिरोधी किस्में हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम उनका उपचार करें। उपचार कैसे करेंगे वो मैं आपके आगे बता दूंगा। फिर बीज दर क्या है कि किसान या तो बहुत ज्यादा बीज डाल रहा है यहाँ पे या कुछ कम कर दे रहा है, तो हमें परिस्थिति के अनुकूल आपको बीज शेयर करना पड़ेगा। कैसे? अगर आप अगेती फसल कर रहे हैं तो उसमें कम लगेगा, जब पछेती की आप तरफ जाते हैं, पछेती में जो आप बाद में बुआई करते हैं तो उसमें थोड़ा सा बीज की मात्रा बढ़ा दी जाती है। फिर बीज की जो दूरी है वो भी एक है कि ना कि हम कुछ भी दूरी गिरे, क्योंकि बहुत सारे पौधे एक ही जगह आ जाएंगे तब भी बढ़वाल हमारी फसल की नहीं हो पाएगी। फिर जो पौधे हैं, पौधे की जड़ों में हम फफूंद नस्ल जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी है, इनसे उपचारित करें या किसी रसायन से उपचारित करें। तो इसके बाद फसल की बुआई और काटने का समय, ये बहुत आपका महत्वपूर्ण कारक है। कीट आने का जो टाइम होता है, जैसे अब आप बात करें गन्ने में की बात कर लेते हैं, या आप टमाटर की बात कर लीजिए। टमाटर में कीट आएगा कब? जैसे ही वो बड़ा होगा तब आएगा। अगर आप उसी को थोड़ा सा सीजन से हल्का सा पहले बो दीजिए, 15 दिन पहले बो दीजिए, तो जब तक वो कीड़ा आएगा तब तक आपकी फसल तैयार हो चुकी होगी। या फिर थोड़ा सा उसको लेट कर दीजिए कि कीड़ा आए तो उस टाइम वो फल ना बना हुआ हो, तब भी वो आप उससे बचाव कर लेंगे। फिर ऐसे ही पौधों की सघनता है, जल प्रबंधन है। अब जल प्रबंधन से क्या हम समझ रहे हैं? जल प्रबंधन सीधा सीधा है भैया, जब किसानों को दिखा कि हल्का सा पौधा सूख रहा है तो पानी दे दिया। अगर पानी की उपलब्धता है, नहीं उपलब्धता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी रिजर्व रखते हैं, लेकिन जैसे हमें लगा कि फसल हुई हमने पानी दे दिया। ये भी एक गलत तरीका है। फसल को एक सही समय पे पानी देना। फिर इसके बाद उर्वरक प्रबंधन। मैंने जैसे अभी आपको ऊपर बताया था कि हमने फसलों को उर्वरक देना स्टार्ट कर दिया, चालू कर दिया, बिना ये देखे कि कौन सा उर्वरक देना है। और जैसे हमें फसल बोई, चलो भाई हमने सफेद खाद काली खाद डाल देते हैं। कभी कभी या ज्यादातर केसों में इसका हमेशा दुष्प्रभाव होता है। दुष्प्रभाव कैसे होता है? हमने यूरिया पौधों में ज्यादा डालने के बाद क्या होगा, पौधे का जो शारीरिक रचना है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, और सॉफ्ट होने के बाद उस पर कीट ज्यादा अटैक करेगा। हिमेंद्र, किसी का क्वेश्चन है? हैंड राइज हो रहा है, मैं बात करना चाहूंगा। नहीं सर, वो लास्ट में लेंगे। लास्ट में अच्छा अच्छा, सेशन के लास्ट में क्वेश्चन आंसर लेंगे। आप कंटिन्यू रखिए सर। ठीक है। फिर ऐसे ही फसल चक्र है। फसल चक्र आप यहाँ पे नहीं अपनाते हैं। मैं पीछे विजिट पे गया था तो वहाँ के जो फार्मर हैं वो ज्यादातर दाल बोते हैं, दाल में तूर बोते हैं। तो तूर में इस टाइम जो आता है सबसे, जो पहाड़ी क्षेत्र में जो सबसे बड़ा बीमारी है वो आता है विल्ट का। तो विल्ट में होता क्या है, विल्ट में पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है। अब वो कह रहे डॉक्टर साहब आप हमें कोई भी दवाई दे दीजिए ऐसी कि हम ये अपना कीट, ये जो हमारा रोग है ये खत्म हो जाए बिल्कुल। लेकिन जो बीमारी है वो बीमारी कहाँ पे फैलती है? वो मृदा जनित बीमारी है, वो मृदा में फैल गई है। मृदा में उसने पूरा का पूरा अपना कवक तंतु बना दिया है, और जैसे ही हम उसमें फसल लगाएंगे कुछ समय बाद वो बीमारी उसके अंदर आ जाएगी पौधे के, और वो पूरे के पूरे पौधे को खत्म कर देगी या सुखा देगी उसको अंदर से। और उसके बाद अगर पौधा अंदर से सूखना शुरू हो गया या उसमें वो बीमारी आ गई तो उसकी कोई रोकथाम नहीं है। उसकी एक ही तरीके से रोकथाम है कि या तो हम प्रतिरोधक क्षमता वाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कोई किस्म लें, या फिर हम पूरे खेत को फसल चक्र अपना के उस जो तूर है उसको 3-4 साल उस खेत में ना ले। क्योंकि ऐसा कोई दवाई नहीं है कि जो उसको अंदर एकदम जाए और एकदम से उसको खत्म कर दे बीमारी को। उसकी सिर्फ कुछ सावधानियां हैं, जैसे अगर खेत में ज्यादा आ रहा है तो उसमें 3-4 साल आप ना लें। फिर मई जून के महीने में खेत की गहरी जुताई करके उसको खुला छोड़ें, धूप उसमें थोड़ा धूप लगे। या फिर अगर कोई ज्यादा ही किसान लग रहा है कि भाई है जो संभव नहीं है, तो एक केमिकल आता है फार्मलिन,
फार्मेलिन को 1:400 के अनुपात 1:400 के अनुपात पानी में मिला के उस खेत को ड्रिंचिंग करे, मतलब उस खेत में वो पानी दे, तो उससे वो क्या है कि वो फंगस हट जाए। लेकिन ये बहुत महंगी विधि है, इसलिए मैं किसान को सलाह दूंगा कि वो फसल चक्र को अपनाए। फिर खरपतवार का समुचित प्रबंधन। खरपतवार को क्यों बोल रहा हूँ, जैसे हमारा हम गेहूं बोते हैं, गेहूं में एक रोग आता है रस्ट। रस्ट का जो पैथोजन है वो हमेशा झाड़ियों पे रहता है। जैसे ही हमने गेहूं खेत में लगाया, वो उधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा और धीरे धीरे पूरी फसल में फैल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम अगर ये शुरू से ही लेके चले, फसल की बुआई बुआई के समय से ही हम थोड़े से प्रबंधन लेके चले, तो हम इन रोगों से कीटों से बहुत अच्छे से बच सकते हैं। फिर ऐसे ही दूसरे उस पे आता है, मैं स्लाइड आगे बढ़ा दीजिए। मैम स्लाइड चेंज कर दीजिए। यांत्रिक कंट्रोल या इसको यांत्रिक नियंत्रण। यांत्रिक नियंत्रण से क्या मीन्स है कि हम इसके अंतर्गत जो हमारे केजेस होते हैं, केजेस से मीन्स जो हम ट्रैप यूज करते हैं, हम वो भी लाएंगे। प्लस इसमें हम बेसिक मेथड्स भी अपनाएंगे। जैसे अगर हम फसल में सुबह सुबह घूमने गए और हमें कोई कीड़ा दिखाई दे रहा है, तो हम उसको हैंड पिकिंग कर ले, हाथ से पकड़ के उसको अलग कर ले। कोई रोगग्रस्त पौधा दिखाई दे रहा है, उसको उखाड़ के नष्ट कर दें। तो ये जितने भी तरीके हैं, ये सब यांत्रिक में आते हैं। जैसे आपका फेरोमोन ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप आप लगा दीजिए क्रॉप में, तो जितने भी उस कुल के या उसके जो नर होंगे, वो उस पर अट्रैक्ट हो जाएंगे और उनको उठा के मार दीजिए। या लाइट ट्रैप, जैसे लाइट ट्रैप का इसको बोलते हैं हम हिंदी में प्रकाश प्रपंच। प्रकाश प्रपंच का सबसे अच्छा उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। पगरा, पगरा आता है ना सबके खेतों में, जो व्हाइट व्हाइट कलर का सी टाइप का सुंडी होता है, मोटा मोटा। हम आप सब देखते हैं और हमारे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसका कंट्रोल बता दीजिए। तो जब वो गर्भ अवस्था में होता है, तब उसके कंट्रोल इतना इजी नहीं है। जैसे ही बरसात होती है, वो बरसात के बाद वो क्या करता है, वो अपने आप को अवस्था चेंज करता है। और वो हमेशा ऐसा सुंडी नहीं होता, फिर उसके पंख आ जाते हैं। और जब वो उड़ता है, तो वो हमेशा शाम के समय, क्योंकि ये शाम के समय प्रकाश पे आकर्षित होता है। अगर हम खेतों में प्रकाश प्रपंच रख देंगे, तो ये शाम के समय उस पे आएगा और हम इजी उसको आराम से मार सकते हैं। लेकिन हम वहां पे ध्यान नहीं देते। हम वो सोचते हैं कि इसको गर्भ जब आ जाता है, जब वो फसलों को नुकसान पहुंचाता है, तब हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तब वो कंट्रोल नहीं हो पाता। फिर आगे बढ़िए। ऐसे फिलोमेन ट्रैप मैंने बता दिया। फिर जैसे व्हाइट फ्लाई है, व्हाइट फ्लाई के लिए सबसे अच्छा है येलो स्टिकी ट्रैप। हम देखते हैं ना कि जो कुछ किसान लगाते हैं, पीले पीले कलर के बोर्ड लगाते हैं, उसको कीड़ा जाता है और चिपक के मर जाता है। तो क्यों क्यों क्योंकि पीला कलर उसके लिए अट्रैक्ट करता है उसको ज्यादा। तो इसलिए उसको बोलते हैं येलो स्टिकी ट्रैप। येलो मीन पीला चिपचिपा जाल, ऐसे बोल सकते हैं। तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। फिर ऐसे ही आता है संग्रोधक नियंत्रण। संग्रोधक नियंत्रण में हमें भी कोशिश करनी चाहिए, गवर्नमेंट तो सबसे कोशिश करती है। जैसे किसी भी देश से या किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर प्लांट मटेरियल ले जाना है, तो वो ऐसे ही हम नहीं ले जा सकते। कभी कभी क्या होता है कि कोई बीमारी है, वो यहाँ पे कम है और वो यहाँ से नीचे चली गई, तो वहां पे ज्यादा मात्रा में फैलेगी। या कोई बीमारी है जो नीचे कम है और जैसे ही ऊपर के क्षेत्र में आई, उसको जलवायु मिला, पर्याप्त मात्रा मिली, तो वो उसको ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचाएगी। तो उसके लिए संगरोधक नियंत्रण है। संगरोधक नियंत्रण के अनुसार एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर कोई पौधा ले जाए, तो उसको सही से ट्रीटमेंट करें, उसके बाद कुछ समय उसका निरीक्षण करें और तब हम उसे अपने उपयोग में लाएं। जैविक तुझे नियंत्रण। समझ में बोल दो। हाँ जी।
दुकान को ये करो ना। हेलो। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मैं म्यूट कर देती हूँ उनको बीच में। अब हम बात करते हैं जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण कोई नई चीज नहीं है, ये शुरू से ही चलता आ रहा है। जैविक नियंत्रण को हम एक तरीके से फूड चैन भी बोल सकते हैं। फूड चैन में जो हमारे कीट होते थे, उनको खाने के लिए प्राकृतिक शत्रु भी होते थे। वो धीरे धीरे हमने क्या किया, जैसे जैसे हमने कीटनाशी की तरफ गए तो वो धीरे धीरे कम होने लगे। तो उसी चीज पे अभी हमने दो चीजें की हैं कि जो प्राकृतिक शत्रु होते हैं और बायो कंट्रोल एजेंट जो होते हैं, जिनको हम जैव नियंत्रण के अंतर्गत रखते हैं, उनकी हम संख्या बढ़ाएं और उनके द्वारा हम जो खेतों में जो कीट हैं उनको हम नियंत्रित करें। तो प्राकृतिक शत्रु क्या, प्राकृतिक शत्रु में यही है कि वो बाई नेचर उस कीट के प्रति उसको खाने के प्रति उसका नेचर होगा, और जैसे ही वो उसकी फील्ड में हम उसको छोड़ेंगे तो वो उसको खा लेगा। मैम आगे बढ़ा दीजिए। अब इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो इसमें पैरासिटोइड, प्रीडेटर और पैथोजन आता है, या इसको हम हिंदी में कहें परजीवी, परभक्षी, रोगाणु। परजीवी क्या है, परजीवी के अंतर्गत जो परजीवी होगा वो उसी के ऊपर रहेगा, कीट के ऊपर, और धीरे धीरे उससे पोषण लेगा और उसको मार देगा। लेकिन जो परभक्षी होगा, परभक्षी या तो उसके साइज में जो होगा उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, और वो उसको सीधा का सीधा ऐसे ही खा के कंज्यूम करेगा। और पैथोजन, पैथोजन में हमारा बैक्टीरिया है, वायरस है और कवक है, उसके द्वारा हम इसको नियंत्रित करते हैं। मैम आगे बढ़ा दें। ये मैंने हो गया मैम। ये भी हो गया मैम। बैक्टीरिया भी हो गया, फंगस भी हो गया, वायरस भी। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए। अब हमने आपको जैव नियंत्रण तो बता दिया, लेकिन जैव नियंत्रण भी ऐसे ही नहीं कि हम ऐसे ही उसको अप्लाई कर दें। जैव नियंत्रण से पहले हमें तीन चीजें चाहिए। प्राकृतिक शत्रु का प्रवेश, प्रवेश से मीन्स उसके बारे में हमें जानकारी है, ये नहीं है। फिर बढ़ोतरी करना और फिर संरक्षण करना। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हम कीट ले रहे हैं, जो हम प्राकृतिक शत्रु ले रहे हैं या प्रीडेटर ले रहे हैं, ये किसके प्रति है, किसको मारेगा जाके, ये किसको कंट्रोल करेगा, ये हमें पता होना चाहिए। फिर दूसरा, उसकी बढ़ोतरी कैसे करनी है, कैसे उसकी संख्या को बढ़ाना है, और फिर उसको संरक्षित करना है। क्योंकि पता लगा मौसम अनुकूल नहीं है या खाने की उसका उपलब्धता नहीं है उस कीट की, तो वो क्या होगा, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मैम आगे बढ़ा दीजिए। अब आते हैं कि साहब आपने सब कुछ बता दिया। हिमेन, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन ले ले पहले, फिर मैं इनको उपाय बताऊंगा ये। जी बिल्कुल सर। ठीक है, आप में से जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं अभी तक जो भी बातें सर ने बोली हैं उसके अकॉर्डिंग प्रश्न पूछिए, फिर आगे जो भी उपाय हैं वो सर आपको बताएंगे। और हिमेन, एक और चीज, थोड़ा सा आप अपना पीपीटी बंद कीजिए। अगर मेरा नेटवर्क सही हुआ तो मैं एक बार अपना पीपीटी शो करना चाहूंगा। ठीक है सर, तब तक हम क्वेश्चन भी लेते रहते हैं बीच में। हाँ हाँ, हम पर्सन लेते रहते हैं। इसको जी। करने को चलता रहेगा प्रोसेस। हाँ, एक क्वेश्चन आया हमारे चैट बॉक्स में। पोटैटो हाँ बताइए। में जो वाइट ग्रब है हाँ जी। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे व्हाइट ग्रुप को विदाउट जैसे एनी मैंने यूज ऑफ पेस्टिसाइड, मतलब बिना किसी पेस्टिसाइड के हम उसको कैसे, हाँ जी। मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल कंट्रोल हो गया या जो और कंट्रोल हैं उससे कैसे करेंगे सर? हाँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हिमेंद्र कि जी। या जो फार्मर है वो इसको ध्यान रखें कि जैसे ही बरसात का सीजन जो होता है, बरसात का सीजन जैसे ही बंद खत्म होता है, उसके बाद ये अपना जो व्यस्क होता है व्हाइट ग्रब का, जिसको आप पगड़ा बोलते हैं, ये अट्रैक्ट होता है लाइट की तरफ। तो आप कोशिश कीजिए प्रकाश प्रपंच लगाने का। जैसे ही आप प्रकाश प्रपंच लगा देंगे तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और आप कुछ भी मत कीजिए, एक छोटा सा बल्ब ले लीजिए
जो जलता हो, और उसके नीचे तसला रख दीजिए। तसले में पानी भर दीजिए, थोड़ा सा अगर तेल मिलता हो तो तेल डाल दीजिए, ताकि वो उसकी लेयर हल्की हो जाए, उसको तैर ना सके। तो आप खाली इतना भी कर देंगे तो वो उससे कंट्रोल हो जाएगा आपका, उसको आके वो डूब के मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश पे आकर्षित होता है। फिर अगर अभी की सिचुएशन में आप कह रहे हैं तो एक छोटा सा बहुत देसी विधि बता रहा हूँ। एक छोटा सा टीन का डिब्बा ले लीजिए, छोटे छोटे जो पेंट वाले छोटे छोटे डिब्बे आते हैं, और उसको साइडों से छेद कर लीजिए। छेद करने के बाद उसमें थोड़ा सा गोबर भर दीजिए, और गोबर भरने के बाद उसको जमीन में गाड़ दीजिए। गाड़ने के बाद उसको एक दो दिन रहने दिए, 3 4 दिन, और उसके बाद उस डिब्बे को निकालिए। क्यों? क्योंकि जो पगड़ा होता है वो गोबर की तरफ आकर्षित होगा, और वो उस डिब्बे में चला जाएगा, उन छेदों के नुकीले जो आपका हथियार से आपने जो छेद किए हैं उसमें, और वो निकल नहीं पाएगा एकदम से, और आप उस डिब्बे को निकाल के उसको ले जाके मार दीजिए। तो मेरे हिसाब से इस तरह का आपका कंट्रोल हो सकता है पगड़ा का। बहुत सुंदर सर, बहुत ही अच्छी जानकारी। किसी और का कोई प्रश्न है? एक क्वेश्चन और आया है, हाई प्रोडक्शन के लिए आर्मी वॉर्म होता है जो, हाँ जी। उसमें उसको क्या 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 कर सकते हैं, उसके उपाय, मतलब उसको अटैक को कम रोक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जो हाँ मक्के में आर्मी वॉर्म आता है सर? हाँ, अभी आर्मी वर्म क्या हो गया है, जो फॉल्स आर्मी वर्म आया है, वो किसान इसलिए पूछे, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है केमिकल से। जी। वो पर्सन आ रहा है, वो इसलिए भी आ रहा है क्योंकि हमने उसको अत्यधिक मात्रा में हमने कीटनाशक का उपयोग किया, और वो अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। कभी कभी ये समस्या बनती है, हम लोग अपनी वैज्ञानिक भाषा में उसको बायोटाइप बोलते हैं, प्रतिकारक जीव, जो उसके प्रति आगे रेजिस्टेंस हो जाए। तो इसके लिए आप सिर्फ जो आपके बेसिक मेथड है, जैसे मैंने आपको कहा कि खेतों के आसपास से खरपतवार निकाल दीजिए। फिर अभी मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, जैसे पौधास्त्र बताऊंगा आपको, या फिर अग्नियास्त्र बताऊंगा। वो ये नहीं है कि आपके पास जब वो आके हानि पहुंचाने लगे तब आप कहें कि साहब अब मैं उसको कंट्रोल करूंगा, तब वो कंट्रोल नहीं होने वाला है। आप फसल की जहां से आपने बुआई बिल्कुल स्टार्ट की, सर, उसके बिल्कुल। बाद जहां से वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हुआ, पौधा बाहर आया, तब से आप इनके उपयोग करते चले। आप सोचे कि एक दिन में जाके मैं गेर दूं और वो मर जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उसको समय समय पे आपको उसके छिड़काव करने पड़ेंगे, एक तरीका बनाना पड़ेगा, और तब वो कंट्रोल होगा। अभी तो आर्मी वार्म की ये कंडीशन है कि आप कुछ भी डाल दीजिए, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसका अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक का उपयोग किया है। सर एक प्रश्न और है, जब हम हाँ, अपनी हिमेश। फसलों को भंडार करते हैं या स्टोर करते हैं, जैसे कि राइस की हाँ बात करें, तो हाँ, राइस में अगर कोई भंडारित फसलों को बचाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, मतलब उनमें कोई कीड़ा ना लगे जो? जैसे हम लोग पहले हम देखो, मैं तो केमिकल के पक्ष में नहीं हूँ। पहले हम क्या करते थे कि जो फसलों को जी। हम सुरक्षा के लिए, एक तो बिल्कुल एयर टाइट उसमें रखिए, हवा ना लगे उसमें। क्योंकि हीट हुआ या कोई बीमारी हुई, जैसे ही उसको चीजें मिलेंगी, प्राकृतिक रूप से फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, अनुकूल वातावरण मिलेगा, तभी वो आपको डैमेज करेगा। फिर दूसरी चीज, जब हम फसलों को भंडारण करें, तो फसलों को ये सुनिश्चित करें कि इसमें नमी की मात्रा कम से कम हो। तीसरी चीज, जो वेंटिलेशन है वहां पे वो प्रॉपर हो। तो फिर हम इसमें जैसे नीम के पत्ते हैं, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। या अगर हमें केमिकल की तरफ ही जाना है, तो जैसे माचिस की तिल्लियां होती हैं, हम यूज करते हैं। तो हम इस तरह का मेथड कर सकते हैं। ना कि मैं केमिकल को प्रिफर नहीं करूंगा, क्योंकि पता लगा हमने भंडारण के लिए केमिकल, क्योंकि उसके बाद ही उसको कुछ लोग धोते भी नहीं है, भोज्य पदार्थ को, वो सीधा कंज्यूम करते हैं या यूटिलाइज कर लेते हैं खाने में। तो वो भी एक बड़ी समस्या है यहाँ। ओके सर। एक प्रश्न और है अंजलि जी का, हाउ सॉइल हाँ, टेस्टिंग इज रिलेटेड टू द इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट? सोयल टेस्टिंग जो है, मुख्यतः वो इससे रिलेटेड नहीं है, इंसेक्ट पेस्ट से रिलेटेड नहीं है। इंसेक्ट पेस्ट से रिलेटेड जब है, जब आप फील्ड कंडीशन में जी। खेत को प्रिपेयर कर रहे हो। प्रिपरेशन के टाइम क्या होता है, जो कीट होता है, आपने देखा भी होगा, जैसे हमने कोई फसल काट ली, फसल का जो अवशेष बच गया, उसमें वो कीड़ा छिप के बैठ जाता है, या फिर जो रोग है उसकी जड़ों में हो जाता है। ठीक है? या बहुत से कीट जो होते हैं वो
सोयल के अंदर जाकर अंडे दे देते हैं। अब किसान को नहीं पता। अब वो तो सीधा सीधा क्या करेगा भैया, ठीक है। अब एक चीज चल भी रही है कि जो जीरो टीनेज वाला चल रहा है कि सीधा सीधा हम फसल लगा दें। लेकिन जो अंदर जो कीट बैठा है, या जो अंदर एग दिए हैं, या जो कवक तंतु, जो कवक जाल जो है खेत के नीचे जड़ों में लगा हुआ है, वो कहाँ जाएगा? जैसे आप फसल लगाओगे वो उसमें आएगा। प्लस जो ये आपका मृदा परीक्षण है, ये हेल्प आपको कहाँ करेगा? इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेगा जब आप फर्टिलाइजर का ओवरडोज करें। जब आप फर्टिलाइजर को अत्यधिक मात्रा में खेत में डालते हो, तो ये क्या करता है, ये पौधों पे विपरीत प्रभाव डालता है। जैसे फास्फोरस जो यूरिया जो है, ये पौधे की बढ़त के लिए होता है। लेकिन अगर जब अत्यधिक मात्रा में इसको दिया जाएगा पौधे को, तो ये क्या करेगा, इसको बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर देगा पौधे की जो गुण को। और जब वो सॉफ्ट हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा कीट के लिए आसान हो जाएगा उसको खाना, तो उसमें कीट भरपूर मात्रा में। तो इसलिए सोयल टेस्टिंग की बात हम करते हैं। हेमंत, हो कोई प्रश्न है? जी सर, अभी ये जो आप जो उपाय बताने वाले हैं, नीमास्त्र वगैरह, उस हाँ। पर चर्चा कर सकते हैं। हेमंत, एक मिनट, कोई और प्रश्न आए? मैं चाहूंगा एक बार अपना स्क्रीन थोड़ा सा ऑफ करो, मैं देखता हूँ। अगर मेरा वाला चल गया तो मैं थोड़ा सा एक बार स्टार्टिंग से वो चीज दिखा दूंगा ना, क्योंकि मैंने वो चीजें किया था स्क्रीन पे से। बिल्कुल अगर हट बिल्कुल। जाए पूजा जी, आप थोड़ा स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए। तो पूजा काला जी। हाँ, हो गया है। जी हाँ सर, मैंने आप कर अब। दिया है। जी मैडम। देखिए, जो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, क्यों कीट इतना ज्यादा है, अगर हम बात करें। बिल्कुल सर, दिख रहा है, दिख रहा है। अब स्क्रीन पे आ गया ना? जी। तो यहाँ पे जो इंसेक्ट है आप देख सकते हैं, इंसेक्ट 23%, डिजीज 25%। 23 और 25 को अगर हम मिला लें तो 48% की डैमेज कर दें दोनों। वीड भी है, तो वीड के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि जो वीड को तो हटाता ही है किसान, लेकिन कीट पे और रोग पे वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। फिर दूसरी चीज, पेस्टिसाइड्स कंजप्शन। कंजप्शन से आप जो साइड वाला ग्राफ है उसमें आप देख ही सकते हैं कि फंजीसाइड 18%, हर्बिसाइड 13%, और इंसेक्टिसाइड 55% यूज करता है। 55% यूज करने का मीन, क्यों क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं। और जब प्रोडक्शन आप ज्यादा चाहोगे, तो आप इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, लेकिन वो यूज करना नहीं चाहिए। वो किसान सोचता है कि बस हमने तो खेत में फसल लगा दिया, और फसल लगाने के बाद सीधा सीधा हम इंसेक्टिसाइड डाल दें। फिर मैंने एक बात की थी, प्रॉपर इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में उसकी पहचान की। अब देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं, जैसे एफिड है, थ्रिप्स है, मिलीबग है। ये हार्मफुल है, लेकिन ये नुकसान कैसे पहुंचाएंगे? ये सकिंग वाले हैं। ये जैसे सिरिंज होती है ना, सिरिंज पौधे में लगाकर उसको हम अ, उसको निकालते हैं, तो ये ऐसे ही सकिंग करते हैं, ये सारे के सारे। फिर इसके बाद डिफोलिनेटर आता है। डिफोलिनेटर ये ऊपर से उसको जो परत होगी वो खाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेमी लूपर है, लूपर है, बिटल्स है। बिटल्स है, आप ये देख सकते हैं साइड में बिटल दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये हड्डा बिटल है। ये हड्डा बिटल आता किस में है? ये हड्डा बिटल आता है आपका ब्रिंजल में। और इसको पहचानते कैसे हैं? ये जो इसपे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स पड़े हैं, ये 16 से अबव होने चाहिए, तब आप इसको पहचान पाएंगे। ऐसे ही बोरर है, ये क्या करेंगे? ये बोर करके इसको डैमेज करेंगे। इसमें फ्रूट एंड शूट बोरर आप देख सकते हैं, टोमेटो बोरर, ये रहा। तो ये बोर कर रहे हैं। फिर रूट फीडर। रूट फीडर मेनली जो हमारे सोयल में रहते हैं, जैसे व्हाइट ग्रेप, जो आप पगला बोलते हो, ठीक है, और टर्माइट्स। अब ये जो आपको व्हाइट ग्राफ दिख रहा है, ये ऐसी इस अवस्था में कंट्रोल करना थोड़ा सा भारी है, क्योंकि ना तो आप इतना उसको काउंट कर पाओगे, चूक पाओगे हाथ से, और ना ही इस तरह का कोई इंसेक्टिसाइड आप डाल पाओगे कि जैसे आप इंसेक्टिसाइड डालोगे भूमि के अंदर
चले जाए। तो पता लगा ये तो कुछ ही मात्रा में मरा, आपका खेत को ज्यादा नुकसान हो गया। तो इसका सबसे अच्छा क्या है? लाइट ट्रैप। फिर बेनिफिशियल इंसेक्ट। बेनिफिशियल इंसेक्ट में हम सिर्फ दो ही को जानते हैं, मधुमक्खी को और रेशम कीट का भी सबको नहीं पता होगा। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, मेरे को ये ट्राइकोग्रामा है, ये वाला। ये क्या करता है? ये जो इंसेक्ट अपने अंडे देता है, ये इंसेक्ट के एग पे जाके अंडे देता है। और जैसे ही ये अंडे देगा, उसमें से लार्वा निकलेंगे और इंसेक्ट को, उसको, जो कीड़े के अंडे होंगे उसको नष्ट नष्ट कर देंगे। ट्राइकोकार्ड इसी के द्वारा बनाया जाता है। फिर ऐसे ही देखिए, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपका पपाया मिलीबग का, जो ये प्रीडेटर है, पैरासिटोइड है, ये बीच में जो है, हमें जानकारी होनी चाहिए। अब पता लगा खेत में यही आया, और इसी को बचाने के लिए हमने अपने कीटनाशक का उपयोग कर दिया। फिर ये, इसको तो सब जानते ही होंगे, मड वेस्ट। इसको हम लोग हिंदी में इंजीनियरिंग भी बोलते थे। ये घरों में जो खिड़कियां होती है ना, उसमें धीरे से अपना मिट्टी का, मड का बना देती है, इसलिए इसको मड वेस्ट बोलते हैं। अब कहते थे ना हमारे जो पूर्वज हैं कि इसको नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो आंखों में इंजीनियर, वो इंजीनियरिंग के लिए नहीं बोलते थे कि आंखों में फुंसी हो जाएगी ना, वो इसको बचाना चाहते थे। बचाना क्यों चाहते थे? कि ये जो लार्वा है, लार्वा पे ये अटैक करता है, इसका जो एग है, ये अडल्ट जो है, ये इस पे लार्वा पे अटैक करता है, इसको नष्ट करता है। लेकिन क्या है कि हम लोग नहीं जानते थे। फिर ऐसे ही हमारे, जो मैं आपको बताता, प्रीडेटर जो होते हैं, जैसे कोक्सिनिला बिटिल है, हम इसको जानते ही नहीं, हम इसको खेत में देखेंगे और फटाफट अप्लाई कर देंगे कीटनाशक। जैसे ये वाला जो हम देख रहे हैं, ये हमारा जो एफिड है, माहू है, उसको खाना पसंद करता है। और ये वाला जाइगोबा बायोकार्लाटा है, इसका साइंटिफिक नेम। इसको हम पार्थिनियम बिटिल भी करते हैं। ये खरपतवार को नष्ट करता है। लेकिन हमें जानकारी ना होने के कारण, जैसे ही हमें इनमें से कुछ भी दिखाई दिया, तो हम फौरन से फौरन अप्लाई कर देते हैं कीटनाशक का। तो इसलिए बोलो कि किसान को भी आज की उसमें जानकारी रखनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम, कि कैसे उसको कंट्रोल करें। फिर आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो बेसिक जो मैं मेथड बता रहा था। एक तो हो गया आपकी मुख्य फसल, एक होती है ट्रैप क्रॉप, जो आप साइडों में लगाते हैं। उससे क्या है, वो कीटों को नियंत्रित करने में बहुत आसानी करती है। जैसे आप कॉटन, कॉटन, ग्राउंड नट है या टोबैको, ये तो आपकी मेन क्रॉप होगी। इनके साइडों में आप कैस्टर लगा दीजिए थोड़ा सा। तो कैस्टर क्या होगा? कैस्टर आपका ट्रैप क्रॉप होगी। इससे जो टोबैको कैटरपिलर है, वो कॉटन, ग्राउंड नट और टोबैको को ना खा के वो कैस्टर पे ही अटैक करेगा। वहां से ही आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी जो मेन क्रॉप है वो सुरक्षित है। या फिर आप खेतों के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा गेंदा लगा दीजिए। तो गेंदा क्या है? जो बॉल वर्म आती है, उसको कंट्रोल कर लेता है। या फिर आप जैसे गोभी के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा मस्टर्ड लगा दीजिए, तो जो डायमंड ब्लैक मोथ आता है, जो गोभी का जो मुख्य कीट है, वो भी नियंत्रित हो जाता है। या फिर आप जैसे कॉटन के पास ओनियन, कॉटन लगा दीजिए, कॉटन के पास ओनियन लगा दीजिए, ये लीफ थ्रिप्स के काम आ जाएगा। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। आप सोरगम के साथ काउपी, देखिए यहाँ पे देखिए, दोनों तरफ सोरगम खड़ा है और बीच में हमने काउपी लगा दिया है। तो ये किससे इसको रक्षा कर रहा है? स्टेम बोलर से रक्षा। ये बहुत छोटे छोटे तरीके हैं जो नियंत्रित करता है। ऐसे ही मैं आपको जो इसमें बताया था, ट्रैप्स बता रहा था, देखिए ये सब एक सारे फेरोमोन ट्रैप्स। ये क्या करते हैं? ये, इसको गंध प्रपंच भी बोलते हैं। ये गंध इसमें से निकलती है, और वो कीट आकर्षित होकर इसके तरफ आ जाते हैं। वो धीरे जैसे ही इसके अंदर जाएंगे, और ऐसे ही हम इसको कलेक्ट कर लेंगे और मार। आपको ये भी नहीं है कि आपको उसके इंतजार में रात भर पहरा देना है। आप लगा के चले जाइए, और सुबह आके आके वो कलेक्ट हो जाएंगे, आप उनको मार दीजिए। ऐसे ही मैं आपको प्रीडेटर बता रहा था, ये वही है, एग पैरासिटोइड। ये लेसविंग है, ये कोक्सिला है, ये जो मैंने आपको मड वेप्स दिखाया था। ये क्या कर रहे हैं? ये धीरे धीरे इंसेक्ट को सीधा सीधा मारने का, या कीट को सीधा सीधा मारने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही ये एक स्क्रीन में सेव कर रहा हूँ।
ये बीटी के सिम्टम्स हैं। जो बैसिलस थोरनजियोसिस है वो कैसे इंसेक्ट को मारता है, वायरस से इस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि इंसेक्ट की बॉडी बिल्कुल रैप्चर हो जाएगी बिल्कुल, और उसमें से फ्लूइड बाहर आएगा। तो ये जैविक विधियां हैं। अब आते हैं प्राकृतिक तौर से। प्राकृतिक तौर से हम क्या कर सकते हैं कि फसल से हमारी सुरक्षा होती रहे। तो जैसे कि वो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, मैंने आपको चार चीजें बताई। एक पानी, एक गौमूत्र, गोबर, नीम के पत्ते या फल पीस के इसलिए क्योंकि थोड़ा सा उसको डिजोल्व होने में टाइम मिल जाता है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप एक 100 लीटर का ड्रम ले लीजिए। थोड़ा सा ड्रम की मात्रा में 80 से 100 लीटर उसमें पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद 5 लीटर गौमूत्र, ठीक है, गौमूत्र के बाद 1 किलो गोबर, नीम के पत्ते 5 किलो, और उसको 3 दिन के लिए उसको जो टाट की बोरी होती है उससे ढक के रख दीजिए। ढक के रखने के बाद अ, 3 दिन तक उसको सड़ने दीजिए, और बीच बीच में उसे सुबह शाम डंडे की सहायता से सुई की दिशा में चलाएं। जो सावधानी है वो ये रखनी है कि सूर्य का प्रकाश, सीधा प्रकाश और वर्षा का जल उसमें ना मिले। फिर हम कहेंगे साहब नीम तो यहाँ मिलता नहीं है, तो नीम के लिए मैं नीम की जगह ये यूज कर सकते हैं, रायली सिनेरिया। इसको हम कड़ू बोलते हैं, यहाँ बहुत मात्रा में है उत्तराखंड में कड़ू। अगर आपके पास कड़ू नहीं है तो आप डेंकन बोलते हैं, मीठा नीम, उसके पत्ते आप यूज कर सकते हैं। अगर डेंकन नहीं है आपके पास तो काला बासा, काला बासा नहीं है तो टिम्बरू, टिम्बरू भी नहीं है तो कंडाली, जिसको हम बिच्छू घास बोलते हैं, आप वो सब यूज कर सकते हैं। तो ये बन गया, 100 लीटर आपका एक बार में ही बन गया। तो आप क्या करें कि उसको हर 15 दिन के अंतराल पे फसल में गिरते जाए, छिड़काव करते जाए, अच्छे से छान लीजिए, छिड़काव कीजिए। तो ये किसके लिए है? जो हमारे जो सकिंग इंसेक्ट हैं, जो हमारे रस चूसने वाले हैं, उसके लिए बहुत कारगर होता है। इसके साथ ही मैंने यही मात्रा दी है कि ये कड़ू है 5 किलो, गोबर है 5 लीटर, गौमूत्र है 1 किलो, और गोबर है 1 किलो, और पानी 100 लीटर। अब बताइए इसमें कितना खर्चा है किसान का। कड़ू आपको मिल जाएगा, डेंकन है आपके पास है, ये नहीं है, काला बासा आपके पास है वो नहीं है, टिमरू है, टिमरू नहीं है, तो आपके पास बिच्छू घास है, बिच्छू बूटी, डेंक उसको जो कंडाली बोलते हो आप। ये एक आपका तरीका है। फिर दूसरा हम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। ब्रह्मास्त्र किसके लिए है? जो बड़ी सुंडियां हैं, जो इल्ली है, वो जो डैमेज करती है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप सीधा सीधा गौमूत्र ले लीजिए, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते के बाद धतूरा, या जो आपको मिल जाए, मैं इसकी भी डिटेल आपको दे दे रहा हूँ, ये यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। गौमूत्र 10 लीटर, कड़ू के पत्ते, डेक्कन के पत्ते, धतूरे के पत्ते, आड़ू के पत्ते मिल जाएंगे, अखरोट के पत्ते, बिच्छू बूटी, कंडाली, अमरूद, तुलसी, जो आपको 5 वनस्पति कोई मिल जाए आप उनको ले लीजिए, उनको पीस के इसमें मिला दीजिए। इसके बाद क्या कीजिए, इसको उबालिए, और जब 3 से 4 उबाल आ जाए उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब वो ठंडा हो जाए तो उसे अच्छे प्रकार से छान के उसको भर के रख लीजिए। जब आपको जब लगे कि अब हमारी फसल है, तो वनस्पति ग्रोथ कर रही है, तो उठा के उसे हर 15 दिन के अंतराल पे 2 से 3 लीटर मात्रा उसकी, जो हमारा जो घोल तैयार हुआ है, और 100 लीटर पानी। मेरे हिसाब से तो एक नाली के लिए 10 लीटर पानी ही पर्याप्त होता है, और आपके पास तो 100 लीटर है। और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो भी 6 महीने है। 6 महीने भी ना सही, आप 2 महीने में, 3 महीने में यूज कर लें। फिर ऐसे ही अग्निअस्त्र है। अग्निअस्त्र में क्या है, जो ये पौधों के अंदर जो रहते हैं, जैसे डंठलों के अंदर, पौधों के तनों के अंदर जो कीड़े छिपते हैं, उसके लिए है। इसमें थोड़ी सी मेहनत है। इसमें गौमूत्र है 10 लीटर, थोड़ी सी जो तीखी वाली हरी मिर्च होती है वो चाहिए आपको ½ किलो, ½ किलो आपको लहसुन चाहिए, 5 किलो नीम के पत्ते पीस लें। और अगर तम्बाकू है तो तम्बाकू डाल लीजिए, अगर तम्बाकू आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको डालने के बाद इन सबको मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसको
आंच पे रख के उबाल लिए। जब 3 से 4 उबाल लगातार आ जाए तो उसको उतार लीजिए। उतारने के बाद ठंडा कर लीजिए। ठंडा होने के बाद छान ले। छान के बाद तो स्टोर कर ले। स्टोर के बाद जब आपको जरूरत हो तो 100 लीटर पानी में 2 से 3 लीटर अग्नि अस्त्र मिला के यूज कीजिए। इसकी अवधि 3 महीने है। ये मैंने इसके मेथड लिखे थे यहाँ पे कि गौमूत्र 10 लीटर, कड़ू मिल जाए कड़ू ले लीजिए, तीखी हरी मिर्च मिल जाए, लहसुन मिल जाए। अगर कड़ू नहीं मिलता तो आप डेंकन की यूज पत्ते कर लीजिए। डेंकन नहीं मिलती, कंडाली, कंडाली नहीं मिल रही तो आपके पास काला बासा। फिर ऐसे ही हम कहते हैं कि खेतों में फफूंद आती है बहुत ज्यादा, जिसे कवक बोलते हैं। तो फफूंद के लिए सबसे अच्छा आपको तरीका बता दे रहा हूँ। 100 लीटर पानी ले लीजिए और 3 लीटर जो अब हम घर पे यूज करते हैं, जो पीने के लिए यूज करते हैं, खट्टी लस्सी, जो लस्सी होती है ना, उसको थोड़ा सड़ा लीजिए। 5-6 दिन का लस्सी रख लीजिए तो खूब खट्टा हो जाएगा। तो 3 लीटर लस्सी 100 लीटर पानी में डाल लीजिए और उसको अच्छे से मिला के छान के ढक स्प्रे कर दीजिए। तो जितना भी आपका फफूंद है वो नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही 10 परनियर बनाते हैं। 10 परनियर क्या है? इसमें 10 तरह की वनस्पति ले ली। तो 10 तरह की वनस्पति लेके उनको मिला के और तैयार करके उसको उठा के हम फील्ड में यूज कर लीजिए। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। कड़ू की छोटी छोटी टहनियां हैं, बेल के पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं, धतूरे के पत्ते हैं, तुलसी की टहनी है, अमरूद के पत्ते हैं, देसी करेले हैं, हल्दी के पत्ते हैं, अदरक के पत्ते हैं, बिच्छू घास है, आड़ू के पत्ते हैं, अखरोट, डेंकन, गेंदा, जो आपको मिल जाए। तो वो छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे हम यूज कर सकते हैं। अब आप कहो कि साहब मैंने तो 10 पन्नियां बनाई और खेत में डाली और कीट पे तो असर नहीं हुआ। तो कीट पे असर जब नहीं होगा जब आप शुरू से उसको लेके नहीं चलोगे। हर उसको 10 से 15 दिन के अंतराल पे आप डालते चलिए तो वो उसको आपको धीरे धीरे वो कीट क्या होगा आपके खेत में आना ही बंद हो जाएगा। अब किसी का कोई प्रश्न हो इसमें तो वो आप मेरे से पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप में से किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक हमारे चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है। हाँ जी, बताइए। सर, देवेंद्र सिंह नयाल जी ने लिखा है, बुआई हाँ के जी। बाद सिर्फ गौमूत्र का छिड़काव कितना कारगर साबित होता है? नहीं नहीं, गौमूत्र का छिड़काव पोषण तो दे सकता है लेकिन कीट के प्रति रेजिस्टेंस नहीं है। कीट को बेसिकली इनका प्रश्न ये है कि जमीन के नीचे जो कीड़े लगते हैं उनके लिए। हाँ जी। तो मैंने बताया तो आपको, जमीन के अंदर कुछ नहीं, ऐसा कोई कीड़ा नहीं लग रहा। व्हाइट ग्रब का एक समस्या यहाँ पे है उत्तराखंड में। उसको आप प्रकाश प्रपंच से, ये जो मैंने आपको देसी मेथड का तरीका बताया, उससे आप कंट्रोल कीजिए। कोशिश कीजिए कच्चा गोबर हम खेतों में ना दें। और बाकी आप ये जो ओके सर, जो ओके। मैंने आपको यांत्रिक विधि और जो आपको व्यवहारिक विधि बताई है, जो हम बेसिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, इससे ही आपका खेत में कंट्रोल हो जाए। फिर धीरे धीरे वो पौधा ऊपर ही आके डैमेज करेगा। अगर उसने एग वहां पे दिए हैं, जो आपका ग्रब है उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया। अगर वो अंडे एग दे रहा है, सोयल पर ऊपर आकर अटैक कर रहा है, तो उसके लिए आपका नीम पौधास्त्र, अग्नियास्त्र, यही कामयाब हो जाएगा। जी सर। सर सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है। तो हाँ जी। जैसे सर हमारे यहाँ उड़द की दाल के इस पे एक परजीवी की तरह एक जैसे होता है ना, वो एक पौधा पूरे पौधे को ढक देता है और उसके नीचे कुछ भी फसल को होने नहीं देता है। वो एक परजीवी की तरह पूरी घास होती है, वो पूरी फैल जाती है पौधे पे। अच्छा, वीड है। हाँ, वीड है सर। तो वो सर पूरे पौधे पे फैल जाती है और उसके बाद उस पौधे को मतलब कुछ समय खत्म कर देती है और उसके नीचे कुछ भी जमने नहीं देती है। नहीं, तो वीड के लिए अलग तरीके से ट्रीटमेंट है। देखिए, वीड के लिए दो ही तरीके से हम उसको कारगर तरीके से कर सकते हैं। या तो हम खुद से ही वीड को निकालें, जी। ठीक है, वीडिंग करें। या फिर अगर हम कोई केमिकल की सहायता लेते हैं, जिसको मैं प्रीफर नहीं करता रसायन को, तो हम जी खाली खेत, जैसे ग्लाइफोसेट है, ग्लाइफोसेट को खाली खेत में दें और कम से कम उसका 15 से 16 दिन, या मैं तो कहूंगा 1 महीने तक उसका इफेक्ट बना रहता है खेत में। सर, तो हम एक्चुअली वो तब होता है जब हमारी फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है और पता भी नहीं चलता है कि
वो कब इतना रातों रात सर वो बड़ा हो जाता है, पूरे पौधे को ढक देता है सर एक्चुअली वो। अगर हम उसको प्राथमिक तरीके से लेके चले कि खेत के समय से गहरी जुताई करें तो सर गहरी जुताई तो हम करते ही हैं सर वहां पे, तभी हम फसल बोते हैं सर वहां पे। उड़द की दाल होती है मातली में सर, मातली में, अच्छे से। मातली बड़ी तो तो उत्तरकाशी के पास है, वहां पे हम उड़द की खेती करते हैं। तो उड़द हाँ की जी। खेती की क्या सर, वो पूरा का पूरा परजीवी की तरह पौधा, कोई पौधा उगता है वो पूरे उस पौधे पे लिपट जाता है और उसका वो फसल को खत्म कर देता है। तो आप एक काम कीजिए, मैं अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूँ। जी आप उसको मुझे भेज दीजिए, जी ठीक है। और मैं जी सर आपको जी जी। क्योंकि बिना हाँ सर आइडेंटिटी फोटो है सर, फोटो है हमारे पास, मैं शेयर कर दूंगा सर, हैं आपके साथ। जी। और फिर देखिए, मैं तो मुख्यतः मैं इसमें भी श्रम नहीं करता, मैं कीट वैज्ञानिक हूँ, मैं रोग को बता सकता हूँ कीट का। जी हमारे पास और भी एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनसे एक बार डिस्कस करके आपको बता दूंगा। लेकिन जी आपको सर समस्या का समाधान जरूर मिलेगा आपको मेरी बात बिल्कुल सर, धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Hello, sir. Good morning, good afternoon. This is Milad Singh from AFC India Limited. Just want to thank you, the Pahadi Agriculture and Dr. से। Sachin for this fruitful session. My question is, sir, that is there any natural way to control the migratory pests? Because nowadays we have seen that there are many kind of problems like this. Thank you. हाँ, माइग्रेटरी पेस्ट का यही है सर, कि हम जो बेसिक हैं, हम ये ना इंतजार करें कि कीट आएगा देन हम उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे। हम बेसिक जो हमारे पास जो हम प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो हम बना रहे हैं, अर्क बना रहे हैं, उसको हम टाइम टू टाइम यूज। अगर आप सोचो कि पेस्ट आ गया और एकदम से हम उसको डालें और वो चला जाए, जैसे मैं आपको पोदास की बात करूं, पोदास में हम क्या यूज कर रहे हैं? हम सिंपल भाषा में नीम, डेंकन या फिर कंडाली, यही यूज कर रहे हैं। अब आप सोचो कि कंडाली के अर्क से वो मर जाए एकदम से, या वो बिल्कुल संख्या में कम हो जाए, तो संभव नहीं है। लेकिन ये क्या चीज है, ये रिप्लेंट का काम करती है। वो आएगा और वो रिप्लेंट होगा, वहां पर रुकेगा नहीं। Okay, thank you so much, sir. हाँ, जब वो रुकेगा नहीं तो डैमेज कम करेगा। जी, जी सर, और किसी का कोई प्रश्न हो? सर एक हाँ, एक प्रश्न है आशीष हाँ आशीष जी का हरिद्वार से। हाँ जी, हाँ ये जी। बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि जो नेमेटोड होता है उसको कैसे हाँ, कंट्रोल करें, जो सॉइल नेमेटोड है। निमिटोड्स के हाँ, जी। निमिटोड्स के लिए हम बहुत छोटा सा एक मेथड बताऊंगा आपको। हम उसको बिल्कुल नहीं देखते, ध्यान नहीं देते। हमारे यहाँ पे नीम होता है, नीचे तो हरिद्वार में तो नीम भी हो जाएगा। अगर आप ऊपर की क्षेत्र की बात करें तो यहाँ डेंकन होता है, उसके फल भी आते हैं। मैंने यहाँ पे देखा कि किसान उसको सकेर के फेंक देता है। बहुत सिंपल सा करना है सर। जो उसके फल आ रहे हैं उसको पीस लीजिए, और जो उसके सूखे पत्ते गिर रहे हैं वो इकट्ठा कर लीजिए, और उसको खेत में आप मिट्टी के साथ मिला दीजिए। आपके जो निमिटोड्स की समस्या 100% तो नहीं, लेकिन 70 से 80% कम हो जाए, खाली उस नीम के पत्ते से। लेकिन किसान क्या है, वो जानकारी का अभाव नहीं है, उसको वेस्ट कर दे रहा है। खाली कुछ मत कीजिए, जो सूखे पत्ते हैं वो आप खेत में डाल दीजिए, मिट्टी के साथ मिला दीजिए। उससे निमेटोड्स आसानी से कंट्रोल हो जाए। ठीक है, अभी किसी के प्रश्न हैं और तो पूछ सकते हैं। जगमोहन सिंह राणा जी, आपने हाथ खड़ा किया है हेलो जी। जी राणा जी हाँ जी बताइए। सर। सर द पहाड़ी एग्रीकल्चर और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरीके का प्रोग्राम आयोजन किया। सर क्वेश्चन है कि यह प्राकृतिक खेती सेब के लिए कितना कारगर है? सर, प्राकृतिक तरीके से जो खेती कर रहे हैं हम, उसमें हम कोई एडवांस चीज नहीं कर रहे हैं। एडवांस से मीन्स कोई अलग से हम केमिकल नहीं बता रहे हैं। हम बेसिक तरीके लेके चल रहे हैं, जिससे किसान की जेब जो है वो कम से कम उस पर खर्च पड़े। तो दरअसल जो ये हाँ, जो ये चीजें हैं, तो जैसे आप सपोज दैट आप सेब की खेती कर रहे हैं, जो जी थावला है आपका, जो आप क्या उसको बोलते हैं, रिंग बोलते होंगे, जो उसके सेब के चारों तरफ बनाते हैं,
उसमें आप थोड़े से नीम के पत्ते डाल दीजिए, जी थोड़ी सी उसकी निराई गुड़ाई कर दीजिए, जी ठीक है। और और कुछ नहीं है तो जो आपने देखा होगा, बैंड बना दीजिए छोटा सा पेड़ पे, जी। देखते ना बैंड। तो क्या है, ये बेसिक तरीके हैं जो आपके कीड़ों की समस्या है, जो कीट की समस्या बहुत हद तक कम कर देंगे, और बिना किसी खर्च के। दरअसल प्राकृतिक खेती। सर, हाँ सबसे बड़ी बताइए। प्रॉब्लम ये आ रही है उसमें कि जो हम प्राकृतिक कर रहे हैं, मैं मतलब पेस्टिसाइड में भी कर रहा हूँ और प्राकृतिक में भी कर रहा हूँ, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है, एक तो उसमें पौधे सूख जा रहे हैं, और दूसरा उसमें क्या हो रहा है कि हमारा अगर फ्रूट निकलता भी है उसमें मतलब बहुत बेकार सा, और उसमें मतलब कोई क्वालिटी फ्रूट नहीं बन पा रहा उसमें। अच्छा, तो एक काम कीजिए, देखिए मैंने भी वहाँ पे विजिट नहीं किया है। आप दो काम कीजिए मेरे कहने से। आप पहली जी बात तो ये आप निकाल दीजिए कि जो आप प्राकृतिक मटेरियल डालेंगे उससे आपका डैमेज कोई बढ़ेगा, आपका कोई जी डैमेज नहीं बढ़ेगा, सबसे बड़ी चीज। क्योंकि आप खाली ये जो टेस्टिंग के लिए बता दे रहा हूँ, जहाँ कहीं कोई उपज नहीं होती जिस भूमि में, आप उसमें जी क्या बोलते हैं, घनजीवामृत, जीवामृत, इनका यूज करोगे ना, तो वहां पे भी फर्टिलाइज हो जाएगी। तो ये तो दिमाग से निकाल दीजिए कि इसका जो गलत प्रभाव पड़ रहा है। आप थोड़ा सा सोयल टेस्टिंग करवाइए। अगर फ्रूट आपका सही से नहीं बन रहा, तो कोई पोषक तत्व है मृदा में जो उसको सही से मिल नहीं पा रहा है। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा क्योंकि देखिए, मृदा परीक्षण जरूरी है, हाँ वो हाँ हाँ इफेक्ट बिल्कुल। करता है। अगर हमारी माई स्वस्थ नहीं होगी, तो बच्चा कहाँ से स्वस्थ पैदा करेगी। जी जी जी। तो आप एक बार सर थोड़ा सॉइल टेस्टिंग कीजिए, और जो वैरायटी आपने लगाई है उसको भी एक बार थोड़ा सा एग्जामिन कीजिए कि कौन सा वैरायटी। जी, नहीं वैरायटी तो खैर सेम है सर, जो मतलब हम पेस्टिसाइड में भी जिसको कर रहे हैं और उसमें कर रहे हैं, तो वैरायटी तो खैर दोनों सेम है। लेकिन मतलब दिक्कत ये आ रही है कि उसमें वो क्वालिटी वाला फ्रूट नहीं बन पाता है, क्योंकि बाजार में इस टाइम पे उसी चीज की डिमांड है जो मतलब दिखने में अच्छा हो, और स्वाद चाहे उसका कैसा भी हो, वो फर्क नहीं पड़ रहा मार्केट में। लेकिन ये है कि वो दिखने में अच्छा और सुंदर सा लगे, तब जाके ही ग्राहक उसकी सर ओर देख आकर्षित हाँ, होता है। नहीं सर देखिए, अगर आप मुझसे 2-3 साल पहले कहते ना, मैं थोड़ा सा आपको ये चीजें एग्री करता आपके साथ। नहीं, हाँ जी। अब सर जो अवेयरनेस भी अच्छे से आ गई है, सब लोग प्राकृतिक, और जिसे हम ऑर्गेनिक भी बोल देते हैं, ऑर्गेनिक और केमिकल में फर्क भी जानने लगे हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल है ही, खैर फर्क तो खैर क्यों नहीं, अगर हैं। खाने के बाद भी हाँ, पता सेम अपने आप ही लग जाता है ऑटोमेटिक खैर। और दूसरा बहुत सर छोटे एक रिक्वेस्ट रहेगी, जो ये आपने ये पूरी पीपीटी है, ये शेयर हो जाएगा सर, इसका जो हाँ अग्न्यास्त्र और मैं ब्रह्मास्त्र वगैरह। हाँ, इसका मैं जो मैंने पैम्पलेट्स बनाए हैं, मैं वो शेयर हाँ कर जी। दूंगा ईमेल से, और वो आप तक पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक है सर, या इनको दे दें आप नेगी जी को, तो ये शेयर कर देंगे हाँ, ग्रुप मैं में। मैं मैं हाँ मैं वो उसमें सॉफ्ट कॉपी में दे दूंगा, वो शेयर हो जाएगा। ठीक है सर, अच्छा सेशन रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। हेलो। धन्यवाद राणा जी। अभी हेलो। लास्ट हम दो प्रश्न लेंगे, उसके बाद सेशन वाइंड अप करेंगे, क्योंकि अभी लंबा सेशन हो गया है। तो आशीष जी ने हाथ खड़ा किया, आशीष जी अपना प्रश्न पूछिए, हेलो। और उसके हेलो। बाद देवेंद्र नयाल जी। हाँ जी, आशीष जी। सर गुड आफ्टरनून। सर गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। सर, मैं आशीष बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से। हाँ जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वेस्ट डिकम्पोजर होता है वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की तरह भी काम करता है या फिर खाली डिकम्पोज में ही काम आएगा? सर अब इसमें मतलब ये है कि आप अगर नॉर्मली इसको यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो कंट्रोल करेगा, लेकिन वो पूर्ण रूप से इंसेक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। खाली आप जो गोबर का या जो मिक्सचर आप बात कर रहे हैं, वो इंसेक्ट को प्रॉपर तरीके से नहीं कंट्रोल कर पाएगा। और फिर वो डिकम्पोज प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज ना हुआ, तो वो और भी हार्मफुल है। जो सोयल फीडर है, जो ग्रब्स हैं, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू हाँ, आशीष जी। और देवेंद्र नयाल जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, पूछिए। सर ये तो आपने बताया कि जैसे जमीन के अंदर जो कीड़े लगते हैं, सर जैसे कि कुरमुला होगा, दूसरा एक लाल तरह की चींटी होती है जैसे दीमक भी बोलते हैं। हाँ हाँ जी। मैं इसीलिए आपको क्वेश्चन दिया था कि अगर हम खाली गोमूत्र का करें छिड़काव, जैसे हम बुआई करें या बुआई से पहले करें, उसके जी बाद जमीन को सिंचित करें, फिर हम बुआई करें,
है ना? जी तो उस कंडीशन में क्या गोमूत्र को असर नहीं करेगी? क्योंकि उसमें भी तो मीथेन गैस बनती है, नहीं कुछ ना कुछ तो बनना असर तो होगा, है उसका नहीं होगा? सर। अगर कुछ की बात करें तो अगर हम सिंपल पे सिंचाई भी कर देते हैं कहीं पे टर्माइट से, तो वो भी कारगर है कुछ हद तक। लेकिन वो प्रॉपर उसका कंट्रोल नहीं है, प्रॉपर रोकथाम नहीं है। अगर हम बात तो प्रो- रोकथाम की करेंगे तो हमें और चीजों पे जाना पड़ेगा, उसे चीजें बढ़ानी पड़ेगी। तो उसमें और क्या डाल सकते हैं, या फिर वही कुनाब जल का ही छिड़काव करें? गुलाब जल का अच्छा है उसके लिए प्राकृतिक तौर से। या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा उसमें जो जीवामृत का या इस तरह का कोई आप चीज यूज कीजिए। जीवामृत तो कुनाब जल ही हुआ सर, आप जीवामृत बोलते हैं, कुनाब जल बोलता है, चीज एक ही है। नहीं, गुलाब जल तो अलग उसका होता है। उसका स्प्रे करेंगे या उसका छिड़काव करेंगे? सर दीमक के लिए तो आप छिड़काव का तो कोई प्रश्न नहीं होता, उसका आप सिंचाई के साथ यूज कीजिए। अच्छा। दीमक तो हाँ जड़ों की तरफ से लगने वाला है कीट, तो उसका इस तरह का कोई, क्योंकि अगर आप बिल्कुल देसी भाषा में जाएंगे तो वो चीजें संभव भी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि जो उसका रानी होता है ना उसको नष्ट कर दो आप, दीमक का, तो दीमक हम्म। चली जाएगी। आप बताइए जो जमीन के अंदर आप रानी कहाँ से ढूंढेंगे उसकी? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है ना, तो वही चीजें मैं बता रहा हूँ जो थोड़ा थोड़ा किसान के लिए पॉसिबल हो। और सबसे बड़ी बात उसकी कम से कम खर्च, जो मेरा फोकस है कम से कम खर्च। फिर जैसे आपने बता चून ही दिया है तो चूने का छिड़काव कितना कारगर है? चूना सर खेत के लिए नुकसानदायक हो जाएगा और तो कुछ नहीं है। जी। पता लगा आपने खेत में डाले तो थोड़ा सा नुकसान दे जाएगा। और मैं तो हमेशा ये एक बात भी बोलता हूँ जब हमारे साथ किसान जुड़ते हैं कि किसान जो है सिर्फ एक चीज पर डिपेंड होता जा रहा है, जबकि खेती के जो है कृषि जिसे हम बोलते हैं इसके चार स्तंभ होते हैं सर। चार स्तंभ में क्या कैसे कैसे होते हैं? एक होता है आप फसल की बुआई कर रहे हो, उसको हम नॉर्मली भाषा में खेती बोलते हैं। भाई हमने चाहे कोई सी तिलहन लगा दी या हमने अन्न वाली फसल लगा दी। दूसरा स्तंभ होता है सर उद्यान वाला, जिसमें हम सब्जी की खेती करें थोड़े से भाग पे, या फलदार वृक्ष लगा दें, या अखरोट लगा दें वो। तीसरा होता है स्तंभ पशुपालन। अब हम गांव में जाते हैं तो पशु बहुत कम मात्रा में मिलने लगे। गांव में की हालत बता रहा हूँ, शहर तो छोड़ दीजिए, शहर में तो कोई मिलता ही नहीं है। ठीक है। और जो चौथा स्तंभ मैं बता रहा हूँ, चाहे हम मत्स्य पालन की तरफ जाए, मधुमक्खी पालन की तरफ जाए, हमें एक साइड में रखना पड़ेगा आपके पास। अभी जब कोविड आया था तो इन चीजों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। भाई भगवान ना करे इस बार वर्षा ज्यादा हो जाए, तो वर्षा ज्यादा होने के बाद किसान की तो जीविका है ना, तो जी। किसान की जीविका कम से कम और कुछ ना हो तो दूध उत्पादन के द्वारा उसको कुछ आय का स्रोत हो जाए। या फिर पशु से लिम्फी रोग इस बार ज्यादा आ गया था तो थोड़ा सा हमें उद्यान से कुछ मिल जाए। और इनसे हमें खाने को मिल रहा है तो धीरे से जो साइड बिजनेस हमने मधुमक्खी के तो बुक से रखेंगे, उससे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आय मिलेगा। क्योंकि अब आप सोचो कि एक चीज का हम अगर सोगे हम प्रॉपर तरीके से आय अर्जित कर ले तो वो संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि खर्चे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जेब पे असर पड़ रहा है किसान की। और कोई किसी का प्रश्न है तो? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड आफ्टरनून सचिन सर। सर, एक क्वेश्चन था सर। नयाल आज जी। सर एक क्वेश्चन था सर, मैं एक्चुअली सर थलीसैंड से रहने वाला हूँ थैंक सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो जी बोलिए बोलिए बोलिए। सर, मैं नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ सर एप्पल की। तो सर बुली एफिड है सर, यहाँ पे बड़ी दिक्कत आ रही है सर इसमें ना। तो सर इसके लिए अच्छा, क्या मैनेजमेंट रहेगा सर, बुली एप्पल एफिड सर? नहीं जैसे आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं ना, उसमें जी सर। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम ट्रीटमेंट बीच में मिस करते हैं। पता लगा एप्पल लगा दिया, ठीक है, जैसे इंसेक्ट आ गया तब हम सोचते हैं कि इसको ट्रीटमेंट से कंट्रोल कर लें। जी सर सर। जी सर। प्राकृतिक खेती में आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए, छोड़िए मत।
अगर आप पौधास्त्र का यूज कर रहे हैं तो उसको हर 15 दिन पे यूज कीजिए सर। अगर आप यूज नहीं करोगे तो इंसेक्ट या के जो कीट है या रोग वो आ जाएगा। और जब वो आ जाएगा तो उसको हमारे पास मारने का कोई दवाई नहीं है, सीधी भाषा में बताऊं। उसको हम भगा रहे हैं, भगाने का है हमारे पास, मारने का इस तरह का केयर की इंसेक्टिसाइड के बराबर किल कर देनी है सर। तो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत मैं आपसे बस यही कहूंगा कि उसको जो आपके जो तरीके हैं कंट्रोल करने के, वो कंटिन्यू हर 10 से 15 दिन पर रिपीट होने चाहिए। आप उसको छोड़े ना। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो वो समस्या कम आएंगी या ना आएंगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचिन सर अभी रुकेंगे और इस सेशन को वाइंड अप करेंगे क्योंकि लगभग 1.5 घंटे का सेशन हो चुका है। सर आपकी ओके। आज्ञा हो तो। हाँ नहीं, बाइंड अप कर लो। और थोड़ा सा मैं सभी से थोड़ा क्षमा मांगना चाहूंगा कि जो वो नेटवर्क का इश्यू हुआ उसमें काफी लोगों को परेशानी हुआ होगा, क्योंकि मेरे भी हाथ में नहीं था। फिर भी मैं आप लोगों से माफी मांगूंगा कि मेरी वजह से सभी लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे। समस्या हुई एकदम से कि कभी पीपीटी नहीं चल रहा, कभी नेट का, क्योंकि थोड़ा सा मैं ऊपर रानी चोरी में है सर मेरा, तो वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है। जैसे लाइट भागती है तो नेटवर्क भी साथ साथ चला जाता है। कोई बैकअप हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, जो टावर लगे हैं, तो एकदम से नेटवर्क का इशू आ जाता है। उसके लिए मैं आप लोगों से बिल्कुल सर, क्षमा हम प्रार्थना। ये समझ सकते हैं। आप क्षमा मत मांगिए, मैं भी रानी चौरी में एज ए SRF मैंने वर्क किया है, तो मैं हम समझ सकते हैं रानी चौरी में कैंपस में नेटवर्क का क्या इश्यू है। तो इसके लिए सर क्योंकि पहाड़ों में हमारे यहाँ पे हैं ऐसी समस्याएं, कहीं कहीं पे अभी भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। मैं भी अभी अपने गांव में बैठा हूँ, तो यहाँ पे फिर भी जियो 5G है। अभी भी नेटवर्क का इशू था कुछ टाइम तक, बट अभी सही है बिल्कुल। हो सकता है धीरे धीरे रानी चौरी हाँ कैंपस में भी फिर इस तरह का कुछ हाँ। हो। हिमेन तो बहुत बहुत धन्यवाद ये सर, बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। और जो हमारे बेसिकली जो कीट प्रबंधन है उस पे आपने डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी है। हम लोग ये जो आपकी PPT है इसको PDF में कन्वर्ट करके हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे आप सभी के लिए। आप इसको भी देख सकते या हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ, जी या सर। एक काम करता हूँ, जो जी ये मैनेजमेंट की मेथड है ना जो प्राकृतिक तौर से, जी मैं इसी का आपको दे देता हूँ टेम्पलेट्स की तरह, आप बिल्कुल वो यूज कर। बिल्कुल। जी जी जी, पक्का सर, पक्का 100%। और अच्छा रहेगा। और अभी तो ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, हम सर को बहुत बार बुलाएंगे। हमने जैसे डॉक्टर पंकज नौटियाल जी के लिए भी बोला था कि सर को नौटियाल सर को भी हम बहुत बार बुलाएंगे। बहुत सारे सेशन होंगे। वो बेसिकली बेसिकली वैसे वो तो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं और पोमोलॉजिस्ट हैं, तो हम पोमोलॉजी पे भी उनके सेशन लेंगे। सर से भी हम लोग डिटेल्ड में कुछ पर्टिकुलरली क्रॉप पे, जैसे हमारी जो हमारी टेम्परेट फ्रूट क्रॉप है जैसे एप्पल है, और जो हमारी पीच एप्रिकॉट, जो भी हमारे जो ऐसी फसलें हैं उन पे भी हम जो, क्योंकि एप्पल पे भी बहुत ज्यादा अभी बहुत सारे प्रश्न हैं कि भाई जैविक खेती से कैसे करेंगे इसको। तो कीट प्रबंधन उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि अगर हमने कीट से ही नहीं बचाया तो हमारी फसल तो कहीं ना कहीं चली जाएगी। दूसरा एक चीज समझ में आई है कि जैविक खेती में हम लोगों को और प्राकृतिक खेती में हम लोगों को ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमें बाद में कोई जब कोई रोग आ गया उसके बाद हमारे जैविक जो भी हमारे प्राकृतिक तरीके हैं वो काम नहीं आने वाले हैं। तो हमें पहले से ही पौधे को कैसे मजबूत करना है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ानी है। जैसे सर ने बोला है कि जैसे एक क्लासिकल एग्जांपल दिया है उन्होंने कि जो जैसे कोई बीमार माँ है तो उसका बच्चा भी अमूमन हो सकता है कि अगर उसको उसको कोई डेफिशिएंसी है तो बच्चे में भी वो आ सकती है। तो बच्चे तभी बोलते हैं कि मदर को भी उस टाइम पे कुछ अच्छा खिलाया जाता है। तो वो क्लासिकल एग्जांपल है। वैसे ही हमारा पौधा भी है, हम अगर पौधे को अच्छे ढंग से उसकी सारी चीजें जरूरतें पूरे करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं वो सारी चीजें, वो पौधा भी हष्ट पुष्ट रहेगा। तो बहुत सारे सेशन रहेंगे आगे भी इस तरीके के। और हम लोग पर्टिकुलरली अभी हमारा विंटर प्लांटेशन स्टार्ट होने वाला है हमारे पहाड़ों में, तो हम लोग उस पे अभी 1-2 सेशन लेंगे आगे वाले। आप लोग जो भी जुड़े हैं उन सेशंस को मत छोड़िएगा। हम लोग बहुत सारे अच्छे एक्सपर्ट्स को उसमें बुला रहे हैं। और विंटर प्लांटेशन में बेसिकली आपको कौन सा प्लांटिंग मटेरियल, जैसे एप्पल है तो एप्पल में भी कहाँ से उठाना है, किस नर्सरी से लेना है, उसकी क्वालिटी क्या होगी, वो सारी चीजों चीजों पे हम बात करेंगे। पैरामीटर्स क्या रहेंगे उसकी क्वालिटी के। नर्सरी को भी चेक करना है। गवर्नमेंट अगर दे रही है तो गवर्नमेंट से भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं भाई कि आप कहाँ से लाए हैं, आप सही ढंग से लाए हैं कि नहीं लाए हैं। क्योंकि अमूमन अगर आप फ्री के चक्कर में गवर्नमेंट से ले रहे हैं तो आप 3 साल अपने बर्बाद करने वाले हैं, आप 5 साल अपने बर्बाद करने वाले हैं। इसलिए कहीं ना कहीं
ध्यान देने की जरूरत है। तो अभी हम लोग उन पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, परंतु जो सचिन सर आपका सेशन रहा है बहुत ही उम्दा रहा है, बहुत ही इंट्रोडक्टरी था, पर आपने बहुत सारी चीजों को उसमें इंक्लूड किया है। बहुत सारे हमारे किसानों के प्रश्न भी आपने इंक्लूड किए हैं, अच्छे से उनका आंसर दिया है, उनको जरूर इसका फायदा मिला होगा। आप सभी को पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सचिन सर आपको पुनः धन्यवाद। हमारी धन्यवाद सहयोगी पूजा काला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमेशा हमारे साथ सहयोग करती हैं और हमेशा रहती हैं हमारे साथ इस तरह से, क्योंकि मैं बेसिकली पहाड़ों में ट्रैवल करता रहता हूँ और इस तरह से तो कहीं ना कहीं हमारे साथ वो रहती हैं, तो मुझे एक माइंड में नहीं रहता है कि कहीं पे कनेक्टिविटी का इश्यू होगा तो पूजा जी संभाल लेंगी। तो सचिन सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं पे रुकेंगे धन्यवाद। हम लोग। आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स होंगे आपको मेल के माध्यम से या आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। बाकी इसकी पीपीटी जो हमारी आज का सेशन है उसकी पीपीटी हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। सचिन सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेगी जी नमस्कार। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी जी सर। नेगी जी जो परसों सर्टिफिकेट नयाल जी बोल डिस्ट्रीब्यूट हुए जी, जी 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 जो जी। परसों सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हुए उसमें ईयर जो है साफ नहीं आ रहा सर, पूरा दो ही दिख रहा है। नेगी जी मैंने आपको भेजी भी थी इनके जो सर्टिफिकेट था ना, आपको भेजा तो था ना मैंने। हाँ हाँ, हम लोगों ने उनसे उनको वापिस से भेज दिए हैं। सर अच्छा आपने भेज मेरे को दिया। मेल 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 किया था, लेकिन वो पीडीएफ नहीं ओपन हो रही है, मेल ब्लैंक है वो। मैं मेरे साथ पूजा जी अगर जुड़ी हैं वो एक बार उनको बोलता हूँ, नहीं तो मैं खुद इस चीज को देख के आपको रिवर्ट करता हूँ। आपको सर्टिफिकेट आ जाएंगे, निश्चित रहिए। ओके थैंक यू सर्टिफिकेट सर। आपको 100% आएंगे। थैंक यू। आप मुझे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या उसमें मैसेज डाल दीजिए, मैं उनको नयाल जी 100% कंसीडर करके आप लोगों को सर्टिफिकेट भेज देंगे। नयाल थैंक जी यू सर। नेगी जी थैंक का नंबर दे रखा मैंने आपको ना। जी जी जी, है ग्रुप में भी है नेगी जी का हाँ तो नंबर। नहीं, ग्रुप में नहीं, मैं आपको पर्सनली भेज रखा नेगी जी का नंबर। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ उस पे भेजिए आप। ठीक है ठीक है। थैंक आप यू। मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उसको देख के आपको वापस हम लोग जरूर सर्टिफिकेट वापस करेक्ट करके भेज देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, धन्यवाद नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद नीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद।